पर विराजमान पूर्व राज्यपाल, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री फागू चौहान जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार और आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार के ही डॉक्टर मयंक नारायण सिंह जी, यहां पर उपस्थित सदस्य विधान परिषद और प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अनूप गुप्ता जी, भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप पटेल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी, यहां के विधायक आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर जी, अशोक चौदौलिया जी, पूनम मौर्य जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों और अमृत काल में भारत की पताका को विश्व में लहराने के लिए उद्यत खड़ी हुई यह युवा शक्ति, हम सब आज काशी के इस क्षेत्र में हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करने के लिए, परंतु यह संयोग कितना सुखद है कि काशी जो ज्ञान का क्षेत्र है, और काशी मंथन की बात हो रही थी, काशी से ही वो मंथन निकलता था जिसने मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पूरी दुनिया को दिया, जिसके लिए आर्थर शोपेनहावर जो जर्मन फिलोसफर था, उसने लिखा कि मनुष्य का सबसे विकसित मस्तिष्क अगर आपको देखना है, मानव के ज्ञान की पराकाष्ठा देखनी है, तो भारत के आकाश के नीचे आपको आना पड़ेगा। और उस ज्ञान का केंद्र जो धरती रही, अब संयोग देखिए, मैं दिल्ली से आया हूं काशी में, यानी भारत की राजनैतिक राजधानी से सांस्कृतिक राजधानी में। दूसरा संयोग यह है कि मैं रहने वाला लखनऊ का हूं, यानी अटल जी की कर्मभूमि से मोदी जी की कर्मभूमि में आने का अवसर है। अब उससे भी और बड़े दिव्य संयोग ये हैं कि महाकुंभ अभी अभी समाप्त हुआ है और कल ही हमने महाशिवरात्रि का पर्व देखा है। जितने लोगों ने, अभी मयंक जी बता रहे थे कि 97 करोड़ वोटर थे, जितने लोगों ने मतदान किया था उससे अधिक लोगों ने कुंभ में स्नान करके दिखाया। ये भी दर्शाता है कि भारत के अंदर की जीवंतता, भारत का वास्तविक जो बल है, भारत की वास्तविक ऊर्जा कहां पर अवस्थित है। और ये इतना बड़ा अवसर था कि ह्यूमन हिस्ट्री के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में आज तक कभी इतना बड़ा जन समायोजन नहीं हुआ। और मजे की बात समझिए, किसी ने बुलाया नहीं, कोई फिल्म स्टार हो, कोई बड़े से बड़ा नेता हो, उसके लिए लोग इतना नहीं आते, अपने आप आए, खुद को कष्ट डालने के लिए आए, खाने पीने मौज करने के लिए नहीं आए। यह दर्शाता है कि पहले भारत को समझिए, नेशन को, और फिर इलेक्शन को समझिए। हमारा नेशन क्या है, कुंभ में जाकर देखा होगा, वैसे आप सब लोग प्रबुद्ध हैं। वेस्ट में जो थॉट प्रोसेस है ना मनुष्य के बारे में, वो कहता है मनुष्य जीवन में क्या प्राप्त करना चाह रहा है। तो एक मार्क्स का थॉट प्रोसेस कहता सब कुछ पैसा, एक बार पैसा संसाधन मिल जाए तो जिंदगी में खुशी खुशी है। दूसरा फ्रॉइड का है, वो कहता नहीं, शारीरिक सुख मिल जाए वो जिंदगी में सबसे बड़ा है। और एक कोई फ्रेंच फिलोसफर थे, उनका नाम भूलना, वो कह रहे नहीं, समाज में मेरी कीर्ति हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं तो बहुत बड़ा है। परंतु हमारे यहां देखिए, इसको बड़े सहज रूप में कहा गया है। 3 चीजें होती जो व्यक्ति को संसार में बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती है, जिसके पीछे व्यक्ति भागता है, कंचन, कामनी और कीर्ति। यही तो वो 3 चीजें हैं जो वेस्टर्न फिलोसफर्स बता रहे हैं। मगर वो जब आकर देखते थे हमारे नागा साधुओं को, तो वो चौंक जाते थे। इन्हें न पैसा चाहिए, न शारीरिक सुख चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए, और ये किस परंपरा से है? जिस जमाने में हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होते थे, 35 से 40% ग्लोबल जीडीपी हमारा होता था, उस समय त्याग का ये आदर्श। अगर यहां 73 देशों के लोग आए और कई लाख लोग आए विदेश से, तो मुझे लगता है वो यहां की धरती पे, अभी जब कल
यहां पर शिवरात्रि का पर्व था, तो आपने देखा होगा बहुत से अखाड़े के सन्यासी यहां पर भी आए। तो मुझे लगता है भस्म रमाए हुए साधुओं को देखिए और पश्चिम को देखिए तो मुझे एक पंक्ति याद आती है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा और मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी। और यहां पर मार्क्स प्राइड सब फेल हो जाते हैं। ये वो मंथन है जो भारत से निकलता है, दुनिया को नई दिशा देता है। और परंतु ये अवसर इस दृष्टि से और भी अलग है, ये बहुत लंबे समय के बाद आया है। ये आज जिस कालखंड में हम सब जी रहे हैं, ये कुंभ का मेला लोग कहते हैं 144 साल के बाद आया। नहीं, सिर्फ 144 साल के बाद नहीं आया, 450 वर्षों के बाद आया है, क्योंकि 450 वर्षों के बाद ये पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं प्रयागराज में हुआ। ये 450 साल के बाद का पहला कुंभ है जब अक्षय वट किले की दीवार में बंद नहीं है, वो खुला स्वतंत्र है, कोई भी जाकर वहां श्रद्धा से सर झुका सकता है। ये 500 साल के बाद का पहला कुंभ है जब भगवान श्री रामलला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर में स्थापित है, और अब जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या है। ये 350 साल के बाद का पहला कुंभ है जब भारत में औरंगजेब के नाम पर बने हुए महाराष्ट्र के एक जिले औरंगाबाद का नाम अब औरंगाबाद नहीं है, छत्रपति संभाजीनगर। ये एक और दृष्टि से पहला कुंभ है, मैं कह सकता हूं हजारों सालों से कुंभ होता आ रहा है, पर शायद हजारों सालों में भी एक अलग प्रकार का कुंभ और शिवरात्रि आई है। यह अलग प्रकार का कुंभ इसलिए है कि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, उसके बाद का यह पहला कुंभ। और उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। और यह भी, ये शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? इसी काशी की धरती से। जब आप नारा क्या लगाते हैं? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिर्फ हमारे यहां ही शक्ति की आराधना है, दुनिया की बाकी सारी सभ्यताओं में पुरुष, ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहां शिव और शक्ति दोनों समान रूप से आते हैं। और एक और बात समझिए, सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर की भी परिकल्पना है। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर है, परंतु अंतर क्या है उनकी सोच और हमारी सोच में? उस अर्धनारीश्वर स्वरूप में स्त्री और पुरुष का तत्व किस प्रकार मिलकर इस संसार की रचना करता है, जिसके लिए कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थम संप्रक्तो वागार्थम प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात शब्द और अर्थ से मिलकर जैसे कविता बनती है, वैसे ही भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में मां पार्वती और शंकर से मिलकर यह सृष्टि बनती है। बगैर अर्थ के शब्द का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर अर्थ है तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं है अगर शब्द के रूप में ना हो। सोचिए, और ये बात ऐसे नहीं, ये बात हिंदी में भी कही गई है। निराला ने क्या कहा है? तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। अब आप ये समझिए, भारत जब इतने बड़े परिवर्तन के बाद आया है, ये कुंभ और या महाशिवरात्रि तो पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि हम दुनिया में किस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले इस नेशन के स्वरूप को भी समझें, उस पर हम बाद में बात करेंगे, और फिर इलेक्शन के स्वरूप को समझें। जैसा अभी मयंक जी अपने भाषण में बोल रहे थे, मुझे याद है 96, 97, 98 लगातार 98, 99 में एक साल में चुनाव हुए थे। तब अटल जी ने ये वाक्य बोला था कि लोकतंत्र के हृदय की धड़कन है चुनाव, पर अगर धड़कन जल्दी जल्दी दिल धड़कने लगे तो समझिए किसी बीमारी का संकेत दे रहा है। तो ये अपने आप में एक चुनौती। दूसरा, मैं अपना उदाहरण बताता हूं, टीवी पे डिबेट करते हैं, तो जैसे ही कोई हमारी सरकार ने निर्णय लिया, ये तो चुनाव को ध्यान में रख के किया गया है, तो मैंने एक बार एंकर से पूछा, मैंने कहा ठीक है भाई, तो आप ऐसा कोई 6 महीना बता दें जिसमें चुनाव ना होता हो।
भाई 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद अगले 3 महीने में हरियाणा और कश्मीर, उसके अगले 3 महीने में महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव, वो खत्म नहीं हुआ, दिल्ली का चुनाव, इसके बाद 2025 के अंत में बिहार का चुनाव, उसके बाद आएगा तो असम और बंगाल का चुनाव, 26 के एंड में केरल और तमिलनाडु का चुनाव, 27 के शुरू में उत्तर प्रदेश और गोवा और पंजाब का चुनाव। तो भाई ये तो कोई एक भी आप 6 महीना नहीं बता सकते। और इसका फर्क क्या पड़ता, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं जिसको समझने की जरूरत है पहले, फिर हम उन टेक्निकल पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। देखिए, आज से 40-50 साल पहले, आज चीन हमसे बहुत आगे है, बहुत से दुनिया के देश हमसे बहुत आगे हैं। 1980 में चीन हमसे पीछे था, कोई जाके चेक कर ले। चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.7 बिलियन था और हमारा $7.8 बिलियन था 1980 में। चाइना ने अपने को खोला 78 में, आगे बढ़ता चला गया। 1987-88 तक हम और चीन बराबर थे। फिर 1989 से 2014 के बीच में क्या हुआ, चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह था कि 89 से 2014 के बीच में भारत में अस्थिर सरकारों का दौर रहा, गठबंधन की सरकारों का दौर रहा, सही कड़े निर्णय नहीं लिए जा सके और अनेक प्रकार की बाध्यताओं के बीच में निर्णय हो रहे थे। अनेक बार सरकारें एक साल में गिर गई। 1997 का ऐसा वर्ष रहा जब एक वर्ष में 2 बार सरकार गिरी। पहले देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, फिर गुजरात जी प्रधानमंत्री बने और वो भी 97 में समाप्त होते होते चले गए। तो एक बहुत बड़ा कारण था जिसने विकास के उस आधार को बाधित करने का काम किया। 2014 के बाद स्थिर सरकार आई, स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, मजबूत सरकार आई, तो उसके बाद कुछ बड़े निर्णय लेने शुरू किए गए और अब जाके हम विकास में आगे आने शुरू हुए। तो वन मैन वन नेशन वन इलेक्शन पे अगर हम बात करें तो इसके 3-4 डायमेंशन। पहला तो है टेक्निकल, संवैधानिक विषय। दूसरा पक्ष है प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार, और तीसरा है इसका राजनीतिक प्रभाव, और चौथा है इसका सामाजिक प्रभाव। अब पहले संवैधानिक दृष्टि से देखें। भाई, जो लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन संवैधानिक दृष्टि से अनुचित है, तो वो हमारे संविधान निर्माताओं का मजाक नहीं उड़ा रहे। जब इस देश में संविधान बना और संविधान के तहत पहला चुनाव हुआ, तो संविधान निर्माताओं ने तय किया था ना कि सारे चुनाव एक साथ होंगे। तो जो कोई ये कहता है कि साहब सारे चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए, तो वो संविधान सभा के द्वारा लिए गए निर्णय, संविधान सभा के मंतव्य का सीधे सीधे मजाक हुआ। और मजे की बात है, कई कौन लोग रहे। 1952 से 67 तक चुनाव लगभग 7 साथ होते थे। उसके बाद गड़बड़ क्या हुई, 68-69 में अंतरात्मा की आवाज जाग गई है। आप सबको याद हो, भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण है, आरोप लगाते हैं लोग कि दूसरे दलों की सरकारें गिरा दी गई, अपनी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट को हरवाने का काम यदि किसी पार्टी में हुआ तो 1968, 67 की बात, 69 की शायद बात है, जब नीलम संजीव रेड्डी जी कांग्रेस के ऑफिशियल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रपति के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो और अपने कैंडिडेट को हरवा दिया। उसके बाद अनेक राज्य सरकारें गिर गई। फिर अंतरात्मा की आवाज ऐसी जगनी शुरू हुई कि धड़ाधड़ सरकारें गिरती नहीं। फिर कोई इधर पार्टी से छोड़ के दूसरे में जाता था, दूसरे से छोड़ के तीसरे में चला जाता था और सरकारें अस्थिर होने का दौर शुरू हो गया, जिसको आप आया राम गया राम को कहते थे, वो विषय शुरू हो गया। आखिर में स्थिति आई कि 80 के दशक में दल बदल विरोधी विधेयक लाना पड़ा, जिसमें 1/3 का प्रावधान। उसके बाद भी चीजें रुकी नहीं, तो फिर ये स्थिति आई कि अटल जी की सरकार में और कड़ा दल बदल विरोधी विधेयक आया। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं था, आपको यदि सब लोगों को अगर ध्यान हो, धारा 356 का उपयोग कितनी बार हुआ है, बड़ी बात नहीं है। धारा 356 के थ्रू अपनी पार्टी की सरकार बर्खास्त करने का उदाहरण सबसे पहले नेहरू जी के जमाने में पंजाब की कांग्रेस सरकार, नेहरू जी की सरकार ने बर्खास्त किया। अब उसके बाद जब राज्य विधानसभाएं भंग होनी शुरू होंगी, सोचिए संविधान के ऊपर प्रश्न करने वाले लोगों का स्वयं का आचरण देखिए। ये तो आप कहेंगे चलो बहुत पुरानी बात हो गई, 52 की। अब लेटेस्ट बताता हूं आपको। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, पिछले से पिछले वाला,
जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो सेडेशन का लॉ यानी देशद्रोह के कानून को समाप्त कर देंगे। मगर 2019 के बाद यदि पहली सरकार कोई किसी राज्य की थी जिसने देशद्रोह के कानून को यूज किया तो जानते कौन सरकार थी? राजस्थान की कांग्रेस की सरकार। पर वो देशद्रोह का कानून किसके खिलाफ लगाया गया? किसी अपराधी आतंकवादी के विरुद्ध नहीं, वो जोधपुर में सरपंच से जुदा वाले के लिए नहीं, विधायकों के विरुद्ध। किन विधायकों के विरुद्ध? विपक्षी दल के विधायकों के विरुद्ध नहीं, अपनी पार्टी के जो दूसरे गुट के विधायक थे उनके खिलाफ हुआ। ये उन्होंने कानून का प्रयोग किया। ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के प्रति कहते क्या हैं और अंदर से क्या रहते हैं, यह बात साफ दिखाई पड़ती है। अब आप आइए और भी जो टेक्निकल पॉइंट पे कोई कहे साहब ऐसे कैसे हो जाएगा, बीच में अगर सरकार भंग हो जाएगी तो क्या होगा, तो मैं आज बताना चाहता हूं आज भी ये व्यवस्था है। एमएलए एमपी जो बनता है, यदि किसी कारणवश वह सीट रिक्त हो जाए, वही एमएलए एमपी इस्तीफा दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो जो एमएलए एमपी सेलेक्ट होता है वो शेष कार्यकाल के लिए होगा। ऐसा तो नहीं कहता भैया मेरा 5 साल अब शुरू हो गया, अब तो मैं 5 साल रहूंगा, ऐसा नहीं होता। आप उस बचे हुए कार्यकाल के लिए रहेंगे। मैं स्वयं बताता हूं, मुझे जो पहली बार मेरा 2019 में राज्यसभा हुआ तो श्री अरुण जेटली जी के स्वर्गीय होने के बाद वो सीट रिक्त थी, तो बचे 4 साल थे, मुझे 4 ही साल मिले। तो ऐसा नहीं कि ये व्यवस्था संवैधानिक दृष्टि से देश में है, नहीं, व्यवस्था भी है संवैधानिक दृष्टि से, उसके उदाहरण भी है। परंतु अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग इसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं उनकी खुद संविधान के प्रति और देश के प्रति क्या आस्था है। अगर बिल्कुल आप टेक्निकल पॉइंट के ऊपर जाएं तो जब कोई नई विधानसभा गठित हुई, अब इसके बारे में कमेटीज में बाकायदा निर्णय हुआ है कि अब वो एक विचार करके आएगा कि यदि कोई पहले समाप्त हो जाएगा तो शेष कार्यकाल के लिए वो विधानसभा या वो लोक संसद चुन के आएगी, तो कम से कम एक स्थिरता रहेगी कि आने वाले टाइम में, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, वहां एकदम फिक्स है कि हर 4 साल के बाद नवंबर के महीने का शायद दूसरा मंगलवार होता है जिसमें कि उनका चुनाव होगा, और उसके बाद वो जनवरी में एक पर्टिकुलर डेट है उसमें वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो हर चीज व्यवस्थित ढंग से चलती चली जाती है, तो संवैधानिक उपकरणों को भी काम करने का पूरा अवसर मिलता है और इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है। अगर आप देखें जो बताया गया कि अभी उन्होंने बताया कि इलेक्शन में 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, इसके साथ साथ एक और चुनौती आती है, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपॉइंट करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुख्य काम है आतंकवाद और देश की सुरक्षा और सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, ये उनका सेकेंडरी काम है, चुनाव कराना। अब हर 2-4 महीने के बाद यदि पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, उनके ऊपर जब तक यह दबाव बना रहेगा कि अब होगा 1 साल बाद यहां होगा, फिर किसी दूसरे राज्य में होगा तो केंद्रीय कर्मचारियों को वहां भी जाना पड़ेगा, उस चीज से भी मुक्ति मिलेगी। तीसरा, वोटर टर्नआउट इसलिए बढ़ता है कि यदि आपको ये पता हो कि एक बार जाने पे आप 2 वोट डाल पाएंगे, तो जो लोग उस शहर में नहीं रहते जहां उनका वोट है, तो एक बार यह व्यवस्था की जा सकती है कि उन सारे लोगों को 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी मिल सके, या वो ये भी सोच सकते हैं कि मेरी उपयोगिता है, मैं जाकर दोनों वोट डाल के चला। अब जहां पर ऐसा नहीं होता है तो कई बार आपने देखा, और जहां साइमल्टेनियस इलेक्शन हुए वहां के ऊपर ये उदाहरण देखने को मिला है कि वोटर टर्नआउट बढ़ा। अब आता है अगला प्रश्न कि साहब इससे इलेक्शन में प्रभाव पड़ जाएगा, लोकसभा के चुनाव का प्रभाव विधानसभा पे आ जाएगा, परंतु देश की जनता बहुत समझदार है। मैं आपको अभी लेटेस्ट उदाहरण देता हूं, 2019 का लोकसभा, इस बार तो हमारी सरकार आ गई, सेम डे वोटिंग हुई जिन राज्यों में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ। उस राज्यों में क्या थे? उड़ीसा भी था, आंध्र भी था और तेलंगाना था। तीनों जगह विपक्ष की सरकारें बनी और केंद्र में मोदी जी को 303 मिले। मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं, 1999 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, एक ही दिन वोटिंग थी, यानी एक बटन दबाना था केंद्र के लिए और एक बटन दबाना था प्रदेश के लिए। जो हमें केंद्र में वोट मिले लोकसभा में, विधानसभा में उससे 10% कम वोट मिले। तो आप सोचिए, इसका मतलब 10% वोटर ऐसा था जिसने एक ही समय में 2 बटन दबाने थे, पर उसने विचार करके बटन दबाया कि भले हमारे पक्ष में गया अगेंस्ट में गया, वो एक अलग बात है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं 2024 का लोकसभा।
हमारा घर जो पड़ता है लखनऊ पूर्व सीट पे पड़ता है, वहां बाई इलेक्शन भी हो रहा था क्योंकि गोपाल टंडन जी की मृत्यु हो गई थी। अब राजनाथ सिंह जी लोकसभा से भी लड़ रहे थे। अब उसी लखनऊ पूर्व विधानसभा में, लोकसभा में हमारी लीड थी 70,000 और विधानसभा में हमारी जीत थी 50,000। इसका मतलब 20,000 मतदाता ऐसा था जिसने एक साथ दोनों बटन दबाए, पर लोकसभा के लिए उसकी चॉइस अलग थी और विधानसभा के लिए उसकी चॉइस अलग थी। तो मुझे लगता है जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं तो वो भारतीय मतदाता की बुद्धि और विवेक को हल्के में ले रहे हैं। भारतीय मतदाता बहुत प्रबुद्ध है कि उसे कहां किसको कब वोट देना है और कहां किसको कब झटका देना है। अभी आपने देखा ना, दिल्ली में फ्री वाले थे ना, जो ये मान के बैठे थे कि लोकसभा में 18% वोट मिला है मगर विधानसभा में तो मुझे 56% वोट मिलेगा ही मिलेगा। परंतु अभी कुछ ही समय के अंतराल में चुनाव हुए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और एक और बात समझिए, ये वही लोग हैं जो आप लोगों को इस प्रकार का भी ज्ञान देते हैं कि गठबंधन हो जाएगा तो पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2019 में सपा बसपा गठबंधन हुआ। अगर गणित के आधार के ऊपर जोड़ते तो सारा खेल खत्म था, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? मतदाता बहुत समझदार है। आप मतदाता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि मैं जैसा चाहूंगा वो वैसा ही वोट करेगा। इसलिए जो लोग इन चुनावों के बारे में इस आधार पे, केवल मैथमेटिकल आधार पे गणना करने की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता। सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे बोला। जो लोग केमिस्ट्री पॉलिटिक्स समझते हो तो पॉलिटिक्स में केमिस्ट्री होती है, सिर्फ हमेशा अर्थमेटिक नहीं चलती है। तो जो ये प्रश्न था, जैसे उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए कि राज्य और उसमें अलग हो जाएगा, तो उसके बारे में भी बहुत स्पष्ट है। अब आप आइए, यदि कोई ये कहे कि इसका प्रभाव संघीय आधार पर पड़ जाएगा, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चले जाएंगे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। मतलब जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उन्होंने अपनी पार्टी को प्रेसिडेंशियल तो छोड़िए, फ्यूडल फॉर्म में चला रखा है। मतलब पार्टी में तो राजतंत्र स्थापित कर रखा है और कह रहे हैं साहब लोकसभा में ऐसा होगा तो व्यक्ति तंत्र हो जाएगा। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति नहीं हो सकती। जो अभी मैं एक बात बोला ना कि डेमोक्रेसी बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, तो ये वो दल हैं जिनके लिए जो डेमोक्रेसी है वो बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल नहीं है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली। और पब्लिक के लिए क्या है? BUI, बाय द पीपुल, FAR, फॉर द पीपुल, OFF, ऑफ द पीपुल। जनता से कोई सरोकार नहीं और सब केवल परिवार के लिए करना है। वो लोग आकर हम लोगों को ज्ञान देना शुरू करते हैं कि ये ऐसा है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, जिसको नेता बन के उभरना होता है वो जनता तय करती है। सिर्फ हमारा राजनीतिक दल एकमात्र राजनीतिक दल है जिसके 2 प्रधानमंत्री हुए। आज मोदी जी और स्वर्गीय अटल जी, दोनों के प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले आप किसी से पूछते कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, लोग कहते थे ये होना चाहिए। हम लोग बच्चे थे, अब तो उन्हीं का उदाहरण बता लें, हम लोग भी जन्म से बहुत पहले हुआ। अरे पंडित नेहरू 57 में कह दिए थे कि अटल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। हम लोग बच्चे थे, लोग कहते थे अटल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। और 2007 के बाद जितने सर्वेक्षण आए, मोदी जी को 60%, 70%, 55-56% तो कम कभी मिला ही नहीं जब देश की जनता ने कहा ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। और राह चलते किसी को पूछा जाए तो वो बताता था ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अपना व्यक्तिगत 2 उदाहरण। एक बार क्या हुआ, 2013 का समय था, तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित नहीं हुए थे। ये 2013 के अप्रैल के महीने की बात है। तो एक बैठक थी पार्टी को, बहुत लेट होनी थी, तो हमने अपना ड्राइवर छोड़ दिया। रात में करीब 12-12:30 बजे, तो जिनके घर पे बैठक थी उन्होंने अपने गाड़ी से हमको छुड़वाया। हम अभी थोड़ा बैठे ही थे कि उस ड्राइवर का मिस्ड कॉल मेरी फोन पे आया। मैंने कहा ये इतनी रात में क्यों कॉल कर रहा, 12:45 बजे? तो उसने कहा कि साहब ये पुलिस वाले हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है इसने कुछ गड़बड़ कर दिया हो या कुछ ऐसा हो। तो मैंने पूछा इसने क्या किया? तो उन्होंने कहा किया कुछ नहीं था, ये शायद उसको कोई ATM में प्रॉब्लम आ रही थी तो गाड़ी रात में खड़ी थी किनारे,
तो जो पेट्रोलिंग में पुलिस कार जाती ना, तो भाई रात में 1 बजे लगातार एक गाड़ी क्यों खड़ी, तो आके सब पूछने लगे। तो उसने हमारा नाम लिया, उस समय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे। तो उसने कहा कि इसने बताया कि आप भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार हैं, तो हमने इससे रिक्वेस्ट किया कि मेरी 1 मिनट बात करा दो, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं। मैंने कहा जी कहिए। कहा साहब हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं आप मोदी जी को ले आइए, वही देश का कल्याण। कोई राजनीतिक प्रक्रिया से नेता नहीं बनता, नेता जनता के बीच में से उभर के बनता। मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 2013 जुलाई की बात है, तब तक गोवा की कार्यकारिणी हो चुकी थी। मोदी जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन घोषित हो चुके थे, पर प्रधानमंत्री के आधिकारिक उम्मीदवार 13 सितंबर 2013 को हुए। तो एक मीटिंग से निकले हम लोग न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग में वो मीटिंग थी। तो हम थे, राजनाथ सिंह जी थे और अनंत कुमार जिनकी मृत्यु हो गई, 3 लोग खड़े थे। तो वहां पर क्या होता है, गाड़ी एकदम सामने नहीं खड़ी होती, जैसे गाड़ी अंदर पार्किंग से निकल गया तो मुश्किल से 2-3 मिनट का वक्त, उतनी देर में 3-4 भारतीय आ गए। अब उस समय हमको तो लोग उतना नहीं पहचानते थे, पर राजनाथ जी को सब लोग पहचान गए। कहते साहब मोदी जी को पीएम का कैंडिडेट बनवा दीजिए। बताइए, न्यूयॉर्क में कह रहा है मोदी जी को पीएम का कैंडिडेट बना दीजिए। एक मंदिर में गए, तो मंदिर में वो पुजारी पूजा करवाने के बाद क्या कह रहा है, साहब बस मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दीजिए, दुष्टों का संहार यही करें। ये होती है नेचुरल वे में। और बाकी जितने प्रधानमंत्री बने भारत के, सबके प्रति पूर्ण सम्मान रहते हुए कहना चाहता हूं, सब पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में नेता बने। कोई भी नेचुरल वे में पार्टी का सपोर्ट लेके नेता नहीं बना, प्रधानमंत्री नहीं बना। अभी मैं मनमोहन सिंह जी का सबको पता है, देवगौड़ा जी गुजरात जी का सबको पता है, नरसिम्हा राव जी कैसे बने, राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या के बाद उपजी परिस्थितियों से बने, इंदिरा गांधी जी कैसे बनी, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया की संज्ञा के साथ, और जवाहरलाल नेहरू कैसे बने, सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां पटेल जी को चाहती थी और वो गांधी जी की कृपा से बने। तो जनता की कृपा से सिर्फ हमारे नेता बने, बाकी सब परिस्थितियों की कृपा से बने, परिस्थितियों की बाध्यता से बने। उन लोगों को समस्या नजर आ रही है, उनको ये समस्या नजर आ रही है, साफ दिखाई पड़ता है कि आपके अंदर का लोकतंत्र किस पार्टी में जीवित है। और एक और आपको मजेदार बात बताऊं, जो संविधान की बात करते हैं, हमारी पार्टी के संविधान में है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो 2 बार के लिए होगा। पर आपको पता है हमारी ज्यादातर जो अन्य राजनीतिक दल है, विपक्षी दल खासकर जो आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने अपने संविधान में शी जिनपिंग मॉडल अडॉप्ट कर रखा है। आप कहेंगे शी जिनपिंग क्या? अरे भाई 5 साल पहले शी जिनपिंग ने अपने चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करवा लिया। वहां भी रूल था कि 10 साल से ज्यादा कोई नहीं रह सकता। उन्होंने कहा 10 साल का बैरियर हटा दो, अब तक जिंदगी रह सकते हैं। अब बताइए, वो सब शी जिनपिंग मॉडल लेके बैठे अपनी पार्टी में कि जब तक चाहेंगे तब तक अध्यक्ष रहेंगे, और फिर आके हमको ज्ञान देते हैं कि साहब वो लोकतंत्र बहुत सही नहीं है और व्यक्ति तंत्र बढ़ रहा है। मुझे लगता है इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात, अब मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं। आज भारत दुनिया के जिस मुकाम पे आगे बढ़ रहा है, हमें नई टेक्नोलॉजी, नए स्वरूप के बारे में आगे सोचना होगा। इस बजट में आपने देखा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात हुई है। स्टूडेंट्स के बीच में 500 करोड़ रुपए के एक एआई मिशन के लिए रखा गया है, जो एजुकेशन के बीच में काम करेगा, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम पहली बार अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट से भारतीय को भेजने की बात कर रहे हैं। यानी एक भारत एक 5G रोल आउट में हम दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में से एक हो गए हैं। अगर हमें इस दीर्घकालिक विकास के लिए बात करनी है तो हमें सबका सहयोग चाहिए। इसको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होना पड़ेगा। अब अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, संविधान में जो परिभाषा है सरकार की, वो क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। इवन जिसको गवर्नमेंट कहते हैं उसके लिए कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मींस प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल की कैबिनेट और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और स्टेट्स की कैबिनेट। अगर एक बार चुनाव हो जाएगा, फिर किसी भी दल की सरकार हो, उसे भी पता है ना भाई 4 साल तो ईमानदारी से काम करो, 4.5 साल लग के काम करो, आखिरी के 6 महीने में जो पॉलिटिक्स करना होगा करना। परंतु यदि हर 6 महीने में चुनाव है तो जो भी राज्य सरकार चुन के आएगी वो क्या करती रहेगी कि धूम धूम धड़म धड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे, लड़ते रहो केंद्र से, फिर कहते रहो हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, विकास पे ध्यान नहीं देना। दूसरा, आप लंबी योजनाएं बना सकते हैं, 2 साल 3 साल की योजना बना सकते हैं।
अच्छा, फिर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि साहब एक प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर जनता के बीच में लोग सुनेंगे कम। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये वही लोग हैं जो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी तो इलेक्शन मशीन है। तो भैया अगर आप ये करो इलेक्शन मशीन है तो ज्यादा इलेक्शन होते हैं तो हमारे लिए अच्छा है और तुम्हारे लिए समस्या है। और भैया ये तो वो लोग हैं जो चुनाव के बाद जब तक विदेश में जाकर गायब हो जाते हैं 2 दिन महीना छुट्टी मनाने के लिए, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। एक बार चुनाव होगा उसका साल भर छुट्टी मनाओ, 2 साल छुट्टी मनाओ, कौन पूछने वाला है? यहां पे फिर देखिए, तो जो वो टेक्निकल पॉइंट उठा रहे हैं कि साहब जनता के बीच में कम प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब उनके दिल में ये भावना रहती है कि जब तक दबाव नहीं होगा उनका एमएलए एमपी काम नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विधायक हैं, हमारे माननीय मंत्री और विधायक यहां बैठे हुए हैं, अहरनिश जनता की सेवा में लगे रहते हैं। वो इस बाध्यता में काम नहीं करते कि चुनाव होगा तो काम करेंगे या चुनाव नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 10.5 साल हो गए एक दिन की छुट्टी नहीं ली। यानी मूल प्रेरणा यह है कि निरंतर काम करते रहना है। जिसके लिए पॉलिटिक्स एक मिशन है वो काम करेगा, जिसके लिए प्रोफेशन है वो छुट्टी मनाने लगेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो लोग छुट्टी मनाने लगेंगे, इसका मतलब उनके लिए पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन है। और हम मोदी जी के उस आदर्श को मानते हैं जिसमें पॉलिटिक्स एक मिशन है, जो उस भाव से प्रेरित है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और वो आगे कहते हैं स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती। अब आप आइए, कॉन्स्टिट्यूशनली जो ये लोग विषय उठाते हैं तो देयर आर सर्टेन फैक्ट्स कि इस विषय की सबसे पहले बात 1962 में हुई। चुनाव आयोग ने 1983 में ये बाकायदा रिपोर्ट दी कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। 1989 में राजीव गांधी जी के समय में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई। उसके बाद हमारी सरकार के समय में 2015 में एक रिपोर्ट आई और अब जो नई कमेटी बनाई गई उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नई और एक अलग प्रकार की चीज निकाल के रख दी गई है जिसकी वजह से उनको कोई समस्या नजर आती है। अब यहां पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, इसको थोड़ा दूसरे दृष्टि से देखिए। 1 इलेक्शन का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो 1 नेशन का भी विरोध कर रहे हैं, जो कहते हैं भारत तो एक देश था ही नहीं। कोई कहता है 22 नेशनलिटीज का प्रतीक था, तो कोई वो याद है आपको वो उनके भारत के चिर युवा नेता के जो स्ट्रेटेजिक गुरु हैं अंकल सैम, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जी उत्तर भारत वाले तो यूरोप से आए हैं, पश्चिम भारत वाले तो चीन से आए हैं, पूरब भारत वाले चीन से आए हैं, पश्चिम भारत वाले अरब से आए हैं, दक्षिण भारत वाले आए हैं अफ्रीका से। जिनकी ये सोच है, जो इस देश को 1 नेशन नहीं मानते, 1 इलेक्शन का विरोध करें, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए 26 जनवरी को, प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। वैसे आपको पता है कि प्रबोवो सुबियांतो का वास्तविक अर्थ क्या है? ये विशुद्ध संस्कृत का शब्द है, प्रभाव शुभांत, जिसका अंत तक प्रभाव शुभ बना रहे वह प्रभाव शुभांत है। और आपको शायद बहुतों को ना पता हो, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? जयकर्ता। प्राचीन काल में इंडोनेशिया में 2 प्रोविंसेस थे, जयकर्ता और योगकर्ता। आज भी जकार्ता के बगल का जो प्रोविंस है, जाके नेट पे चेक करिएगा, उसका नाम आज भी एज इट इज योगकर्ता ही है। और उसके प्रेसिडेंट ने जो लंच और डिनर था राष्ट्रपति भवन में, वो वीडियो अवेलेबल है, जाके देख ले। उसने क्या बोला? उसने जो अंग्रेजी में बोला, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उसने कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है, जेनेटिक भी संबंध है। और आगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बोला कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जीनोम सीक्वेंसिंग, जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वॉज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। अब बताइए, वो तो अपने को इससे जोड़ रहा है, मगर ये 1 इलेक्शन का विरोध करने वाले करें अरब से आए, चीन से आए, यहां से आए, वहां से आए। और उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि ये देश क्या है ये उनको आइडिया नहीं। जहां जहां से आए उन्होंने बोला, तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूं।
चाइना के एक बहुत बड़ा, आप वैसे बात मैं पहले बोल चुका हूं, शायद आपको पता हो, एंशियंट चाइनीज में भारत का नाम जानते क्या है? एंशियंट चाइनीज में भारत का नाम है ट्यांगजू, TINZHU। ये जो जाऊ वर्ड होता है चाइना में, वो भारत में जैसे पुर शब्द होता है, कानपुर, नागपुर, जयपुर, पुर की तरह होता है। जाऊ मतलब सेंटर, और TIN, ट्यान का अर्थ होता है हेवन। ट्यान जाऊ मतलब स्वर्ग का केंद्र। ये कौन मान रहा है? चीन वाले हमको। एंशियंट जापानीज कहते हैं भारत को टेनजुक, मतलब स्वर्ग का केंद्र। और एक जगह मैंने सुना था बचपन में एक लेक्चर में कि चाइना के चेयरमैन माओ जब पहली बार नेहरू से मिले तो उन्होंने नेहरू से कहा कि यू नो व्हाट इज द एंशियंट बिलीव इन अवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री। तो नेहरू ने पूछा क्या? तो ये माओ ने कहा कि इन अवर कंट्री यानी इन चाइना द एंशियंट बिलीव इज that if somebody wants to get out of the cycles of birth and rebirth, he has to be born in India. ये हमारे यहां के लिए। जब अहमद सुकर्नो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति आए और उन्होंने गंगा जल की गिफ्ट में मांग की, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा क्या कह रहे हैं आप, मुस्लिम देश होकर आप गंगा जल मांग रहे हैं? तो अहमद सुकर्नो ने, ये 26 जनवरी 50 को हमारे पहले गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट वो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और उनकी स्थिति ऐसी जैसे हमारे यहां गांधी जी की स्थिति। तो अहमद सुकर्नो ने कहा बाई चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस वी हैव चेंज अवर वे ऑफ वर्शिप बट वी कैन नॉट चेंज अवर फोरफादर्स। अब आइए, जिसको आप अरब कहते हैं, उसमें इब्न तबरी, इब्न अल खल्दून, ये 10वीं शताब्दी के आसपास के कई अरब राइटर्स हैं जिन्होंने अपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं, कुछ न कुछ पोर्शन उन्होंने भारत को समर्पित किया है। और इब्न तबरी और इब्न खल्दून ने लिखा है व्हेन आई लुक टुवर्ड्स इंडिया आई फील ए कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कमिंग टू मी। अब बताइए, अरब ये सोचता था, चीन ये सोचता था, और मगर ये लोग हमको बताते हैं कि साहब हम उनसे प्रेरणा लेते थे। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अमृत काल है, और इस अमृत काल में जो 5 प्रण बताए हैं, नंबर 1 भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, नंबर 2 गुलामी की मानसिकता से अपने को मुक्त करना है, नंबर 3 अपनी विरासत पे गर्व करना है, और नंबर 4 इसके लिए हमको कर्तव्य करना है, और 5वां है कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो ये गुलामी की मानसिकता की सारी बातों को छोड़ना होगा। विकसित भारत का लक्ष्य 1 नेशन 1 इलेक्शन के द्वारा होगा, 1 इलेक्शन के द्वारा होगा, और गुलामी की मानसिकता जब छूटेगी तो 1 नेशन क्या है यह समझ में आएगा। उसके लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी संदर्भ में हम लोग जब बच्चे थे, राजीव गांधी जी के जमाने में, शायद जो पुराने लोगों को याद होगा, टीवी के ऊपर एड चलता था। एड के बाद एक शेर सुनाया जाता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। तो हम कोई सराय थे कि काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया ना। ये हमारा नेशन ये नहीं था। आप सोचते होंगे कि ये नेशन था। हमारा नेशन क्या था? आपकी इसी काशी की धरती के बहुत बड़े कवि हुए जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने जो अपनी कविता लिखी उसका पहला छंद पढ़िए, वो भारत का नेशन था। ये उसका उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब उन्होंने आगे क्या लिखा? विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। पूरी दुनिया को ज्ञान हमने दिया। ये हमारा भारत था। और आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताएं, हम कभी कभी जब पढ़ते हैं तो हमें बड़ा वो लगता है, लोग कहते हैं साहब हम जेनेटिक रिसर्च बता रहे हैं, तो कहते हैं साहब 10% कनेक्शन ह्यूमन जीनोम का में ऑस्ट्रेलिया में भी दिखता है इंडियन डीएनए। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से आए हो, पता नहीं सेंट्रल एशिया में दिखता है, तो हो सकता है सेंट्रल एशिया से आए हो। फिर वो कहता नहीं वो यूरोपियंस में भी इतना % दिखता है, तो वहां से आए हो। मेरे भाई ये कहे ज्ञान देने में लगे, ये क्यों नहीं कहते यहीं से निकल के सब जगह गए?
अच्छा, अब अगर तुमसे पूछा जाता है कि वो अफ्रीका से निकल के और यूरोप से निकल के भारत ही क्यों आए, नहीं, यहां पर क्लाइमेट थोड़ी ज्यादा अच्छी थी, ना यहाँ उतनी ठंडक थी, ना उतनी गर्मी थी, नदियां बहुत थी, उपजाऊ था, इसलिए यहां आके सेटल हुए। तो मेरे भाई इसका उल्टा क्यों नहीं सोचते हो? भाई यहां क्लाइमेट अच्छी थी, यहां वातावरण अच्छा था, तो यहीं से सभ्यता शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे गए। ये तो नहीं मानना है, क्योंकि वन नेशन वालों को एक और बात कहनी है। जानते हो क्या कहते हैं? आप सबने सुना होगा, हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ से सुन रहे हैं, और जो बच्चे हैं उनको जरूर समझना चाहिए, हम इतने अच्छे थे तो हम गुलाम क्यों रहे? बताया जाता है ना। फिर कहा जाता ठीक है, हम गुलाम थे, हमने मान लिया, तो फिर समाज में जो विकृतियां आई उसके हम कैसे जिम्मेदार हैं? जब हम गुलाम हैं तो हम कैसे जिम्मेदार हैं? जो शासक हो जिम्मेदार है? नहीं नहीं, जिम्मेदार तो तुम ही हो, या जिम्मेदार है तो हम गुलाम कैसे थे? नहीं, मगर गुलाम तो तुम थे। ये कुछ लॉजिक कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता है? अगर हम गुलाम थे तो हम अपना निर्णय नहीं ले सकते थे, और अगर हम अपना निर्णय लेने में सक्षम थे तो हम गुलाम नहीं थे न। दोनों बातों से आपके मन में ग्लानि भरना है। अगर आप ये कहें कि आप गुलाम नहीं थे, देश में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको तो पूरी तरह कोई गुलाम बना ही नहीं पाया। ना, कॉन्फिडेंस तो नहीं आने देना है, तुम्हारे दिमाग को भर के रखना है कि आप गुलाम थे। और अगर आप ये कहें कि जो गलतियां आई, समाज में विकृतियां आई, नहीं, वो तो कैसे शासक की वजह से, वो तो तुम्हारी वजह से ही आई। ऐसे जो कॉन्ट्रडिक्टरी लॉजिक जिन लोगों ने देकर हमारे दिमागों में भरने का प्रयास किया है, मुझे लगता है उनकी वही वो लोग हैं जिन्होंने इस एक नेशन को कभी मजबूत नहीं होने दिया। वो कभी चाहते नहीं थे कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरे। जो भारत की मूल प्रेरणा शक्ति है, उसको वो मान्य नहीं देना चाहते थे। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो इस नेशन की बात कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले बात आई थी ना, कि भारत की शक्ति का वास्तविक प्रकटीकरण, जिसे कहते हैं ना स्व का प्रकटीकरण, स्वतंत्रता का, राम मंदिर के शिलान्यास से होगा, राम मंदिर के उद्घाटन से। इसमें बहुत लोग एग्रेसिव होते हैं। नहीं साहब, मैं बताना चाहता हूं, और आज मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। देखिए, हमें स्वराज्य मिला 1947 में, स्वतंत्र नहीं मिला। आप में से बहुतों ने वो कश्मीर फाइल फिल्म देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है ना, गवर्नमेंट उनकी है पर सिस्टम हमारा है। राज्य हमें मिला था, तंत्र पर विदेशी प्रभाव बहुत गहरा था, और आज भी हमारी तंत्र ऐसा जिसने हमने मानसिकता पर विदेशी प्रभाव रखा है। मैं, जो लोग हमसे पूछते हैं कि साहब आपने ऐसा कैसे कह दिया, तो आप उस व्यवस्था के बारे में आक्षेप कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को हम आजाद हुए थे, तो 30 जून 48 तक माउंटबेटन यहां क्या कर रहे थे? एक साल बाद तक। और आपको पता है भारत का आर्मी चीफ कब तक अंग्रेज रहा है? 1949 जनरल फ्रांसिस रायबूचर। आपको पता है भारत का एयरफोर्स चीफ कब तक अंग्रेज रहा है? 1954 गेरार्ड गिब्स। भारत का नेवी चीफ कब तक अंग्रेज रहा है? 58 स्टीफन कार्लाइल। और आपको पता है 1972 में जब अमर जवान ज्योति बनवाई इंदिरा गांधी ने, उससे पहले जिस इंडिया गेट के नीचे सलामी देते उस पर सिर्फ उन ब्रिटिश सैनिकों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के लिए जान दी, यानी हम उनको सलामी दे रहे थे। और आपको पता है कि किंग जॉर्ज की मूर्ति इंडिया गेट पे कब तक रही है? 68। आज की पीढ़ी को नहीं ध्यान होगा, 1977 तक भारत के केंद्र सरकार की सारी परीक्षाएं सिर्फ अंग्रेजी में होती थी, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में। क्या यह गुलामी का कैरिड ओवर इफेक्ट नहीं था? मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, यह स्वतंत्र था क्या? और मैं पूछना चाहता हूं, आप में से बहुतों को पता होगा, अंग्रेजों के जमाने में एक परंपरा थी कि भारत का बजट शाम 5 बजे प्रस्तुत होता था, क्योंकि लंदन में 11:30 बज रहे होते थे। वो अपने समय के हिसाब से चलते थे, क्योंकि आप उनके गुलाम थे। और ये परंपरा भारत में कब तक रही है? 1997 अटल जी की सरकार में आके चेंज हुआ, हमारा बजट 11 बजे आना शुरू हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, ये स्वतंत्र था क्या? अब आइए, पहले हमारा बजट 1 मार्च को आता था, अब याद करिए क्यों? लंदन में या इंग्लैंड में मार्च के महीने से बर्फ पिघलनी शुरू होती है, तो कामकाज शुरू होता फरवरी के एंड से, क्योंकि जनवरी फरवरी बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, बर्फ जमी रहती है। हमारे यहां तो मौसम का उससे कोई कनेक्शन नहीं। हमारा मौसम तो यह कि जून के महीने में मानसून आ जाता है। तो हमारा जो धन का आवंटन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि मई तक आते आते सबके हाथ में पहुंच जाए।
तो 1 मार्च की बजाय 1 फरवरी को आना किसने शुरू किया? मोदी जी की सरकार। अब आप बताइए, ये गुलामी की मानसिकता का प्रभाव था या नहीं था? इसीलिए कह रहे हैं, मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, स्वराज्य तो था, स्वतंत्र था कि नहीं, ये तो बताओ। उस तंत्र की अभिव्यक्ति। और मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं, भाई अगर आपको लगता है तो गांधी जी ने राम राज्य का संकल्पना दी थी कि भारत का जो राज्य होगा वो राम राज्य होना चाहिए, और हे राम शब्द उनकी समाधि पे लिखा है। मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, जब तक राम सीखों के पीछे थे तो क्या स्वराज्य के साथ स्वतंत्र था? नहीं। जब राम गुलामी के ढांचे में थे तो गांधी की समाधि पे लिखा राम स्वतंत्र था? नहीं। गांधी की समाधि पे लिखे हुए राम प्रतिष्ठित हुए हैं 2024 में जाके 22 जनवरी को। तो अगर कुछ भी कहा गया है तो गलत नहीं है। इसलिए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये जो दौर है, इस समय जितने हमारे दिमाग में निगेटिव चीजें लाके भरी जाती हैं समाज में, आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए, हम एक उदाहरण यहां पे और भी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। काशी इतना बड़ा केंद्र रहा है ज्ञान का, और यहीं पर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। सबसे पहले अपने 5 शिष्यों को उन्होंने उपदेश दिए थे, और लोग आज आकर आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई अभी बताइए, कुंभ में भूटान नरेश आए थे कि नहीं नहाने? और भूटान क्या है? बुद्धिस्ट देश है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं हिंदू धर्म के भिन्न भिन्न हिंदू फैमिली के लोग सिख, जैन, बौद्ध के साथ लड़ाने की, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने ये कहा कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने में हिंदुओं की भूमिका रही, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद लिखा है, विद रेफरेंस बोल रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जनवरी 2014। उसमें बाकायदा एक चैप्टर 9 है, जो पूरा चैप्टर डॉक्टर अम्बेडकर ने डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म नाम से लिखा है। और ये डॉक्टर अम्बेडकर खुद लिखते हैं, ये उनके वर्ड है, मेरे नहीं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट that the decline of Buddhism happened because of the brutal invasion of Muslims. ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। कोई अगर इस बात पे, और मैं तो कह रहा हूं भाई आज का जमाना तो ऐसा ना, सोशल मीडिया पे कुछ गलत होगा तो शाम को छेका देना, न छेका देना तो पढ़ के फिर शांत रहना, फिर हल्ला मत मचाना। अब दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। चलो भैया इतिहास में क्या हुआ वो तो मतलब पहले आज का उदाहरण बताओ। आज से केवल 75 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट देश कौन था? चाइना। बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? चाइना के बाद सबसे बड़ा बुद्धिस्ट देश कौन था? तिब्बत। किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु दुनिया के कौन है? दलाई लामा। उनको जान से मारने की कोशिश किसने की? कम्युनिस्टों ने या हिंदुओं ने? आफ्टर तिब्बत सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन था? वियतनाम। किसने तबाह किया? कम्युनिस्टों ने कि हिंदुओं ने? उसके बाद आज सबसे बड़ा बौद्ध देश कौन है? बर्मा। वहां बौद्ध विहारों में कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या या हिंदू? श्रीलंका में बौद्ध विहारों में कौन अटैक कर रहा है? रोहिंग्या या हिंदू? और अब आइए 2001 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान अफगानिस्तान में तोप लगाकर किसने उड़ाई? तालिबान ने कि हिंदुओं ने? बोध गया में 2013 में विस्फोट हुआ, समय रहते वो बम नहीं हटा लिए गए होते तो मंदिर का एक हिस्सा डैमेज हो सकता था। वो किसने किया? कट्टरपंथी जिहादियों ने या हिंदुओं ने? मेरे भाई जो आंखों देखा है उसका तो जवाब दे दो, और जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है और जो आंखों दिख रहा है दोनों एक समान है। और एक और बात कहना चाहूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट देश जिसमें किंगशिप है वो है थाईलैंड। थाईलैंड का राजा टाइटल क्या होल्ड करता है? किंग रामा द 10th। और अभी जो है वज लोंगकुंग जो वहां के राजा हैं, इससे पहले जो राजा थे उनका नाम था भूमिबल अतुल तेज। एक्चुअली में वो संस्कृत का शब्द है भूमिबल अतुल्य तेज, किंग रामा द 9th। एंड दिस इज द बिगेस्ट बुद्धिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो गुलामी की मानसिकता का विष जो है, और खासकर मैकाले और मार्क्स की मानसिकता का विष जो समाज में सिर्फ लड़ाने के लिए है, हमें उन चीजों से संभल के रहना है।
और अंत में मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो हर नई व्यवस्था का विरोध करते हैं। जब भी कोई एक नया परिवर्तन आने का प्रयास होता है तो ये लोग सदैव विरोध करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहते हैं। जब मोदी जी आए सरकार में और उन्होंने कहा कि जनधन अकाउंट खोलेंगे, तो उस समय रिजर्व बैंक के लोगों का कहना था कि एक साल में 1-1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खोल सकते। वित्त मंत्रालय कहना था 2-2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खोल सकते। मोदी जी ने कहा कुछ नहीं, 31 मार्च 2015 तक 10 करोड़ अकाउंट चाहिए। और जब अकाउंट खुलने की बात आई तो लोगों ने कहा साहब अकाउंट खुल जाएंगे, पैसा कहां से आएगा? मोदी जी ने कहा पैसा मैं बताऊंगा कहां से आएगा, तुम पहले अकाउंट तो खोलो। उनके दिमाग में डीबीटी थी, पहले अकाउंट खुलवाया फिर डीबीटी, उसके बाद मुद्रा योजना। यानी पहले गरीब को आप अकाउंट से तो जोड़िए। अकाउंट से जोड़ने से क्या हुआ, एक जमाने में जो 1 रुपया दिल्ली से चलता था 15 पैसे पहुंचता था। तो राजीव गांधी जी बोले थे, वैसे थोड़ा सा जानकर बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा, राजीव गांधी जी बोले कहां थे? वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोले थे पार्लियामेंट। और उनका एग्जैक्ट वाक्य जानते क्या था? दिल्ली से जब रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाते जाते घिसते घिसते 15 पैसे पहुंचता है। ये एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाने वालों ने, हाथ वालों ने ऐसी करामात दिखाई थी कि 15 पैसे ही पहुंचता था। अब मोदी जी ने वो काम किया है कि हाथ वाले हाथ मलते रह जाते हैं, 100 का 100 पैसा पहुंचता है। अब उसके बाद अगर आप देखें, आज 54 करोड़ जनधन अकाउंट है, उसमें 2 लाख करोड़ रुपया है। यानी ये होता है नई व्यवस्था से कैसे लोगों को जोड़ना। दूसरा उदाहरण, वित्त मंत्री चिदंबरम जी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है कि जब डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात आई तो उन्होंने कहा भारत में कैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो टेक्स सेवी है ही नहीं, ये कैसे मोबाइल से और कंप्यूटर से पैसे का लेन देन कर पाएंगे, ये तो असंभव है। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं। और नंबर 1 ही देश नहीं है, 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे यहां होता है, जो अमेरिका और चीन का मिला के उससे ज्यादा है। और वो कैसे होता है ये भी देखिए। आपको याद हो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे तो जयपुर में मोदी जी के साथ किनारे पे, सड़क के किनारे चाय की दुकान पे पेमेंट एमेन्युअल मैक्रोन ने यूपीआई से किया था। जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो दिल्ली की खान मार्केट में मोदी जी के साथ गए थे और उन्होंने भी पेमेंट किया। जापान चौंक गया, जो टेक्नोलॉजी बहुत है, उसने कहा भाई हम इस मॉडल को अडॉप्ट करना चाहेंगे। आप सोचिए, भारत के भारतीयों की क्षमता और बुद्धिमत्ता की जो डेप्थ है वो प्रधानमंत्री जी ने समझी, वो हमारी सरकार ने समझी। ये लोग हमेशा उसको अंडर एस्टिमेट करते रहे। वही लोग जो हर नए परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिनको ये लगता है ऐसे ही चलने दो, ऐसे ही चलना ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, जो चल रहा था वही ठीक है। आज देखिए, नोटबंदी हुई थी, उस समय भारत की 60% इकोनॉमी इनफॉर्मल थी। आज स्थिति क्या है कि वो 18 से 20% इनफॉर्मल रह गई, यानी सब कुछ फॉर्मलाइज हो गया है। तो अंतर क्या है कि ये लोग जानते हैं कैसे स्टेटस को रखने वाले हैं। ये कहते हैं जो चल रहा है चलने दो, उसको चेंज ना करो। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने क्या किया, नए नियम तो बहुत सरकारें बनाती हैं, उन्होंने 1,500 पुराने नियम खत्म कर दिए। कहा इसकी जरूरत ही नहीं है। जिसमें शायद आप लोगों ने एक सुना होगा, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, कि मद्रास प्रेसिडेंसी के जमाने से वो गवर्नर को कुछ कॉफी बनाने वाले की भी एक पोस्ट थी, जो करीब 50 साल बाद तक तमिलनाडु की सरकार में चलती रही। एक घटना मुझे खुद अमित शाह जी ने बताई थी कि जब वो गुजरात के गृह मंत्री बने तो 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान क्या करता था, कुछ गुब्बारे छोड़ता था उधर से, और उन गुब्बारों के द्वारा कुछ पैम्फलेट गिराता था भारत के इलाके में, था ना, प्रचार सामग्री कंफ्यूज करने के लिए। तो पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती थी, तो वो रोज रिपोर्ट देती थी कि भाई वहां कोई गुब्बारा तो नहीं पकड़ा गया। अब आप समझिए, सन 2003 या 4 की बात है। उन्होंने कहा तब तक भी पुलिस की रोज रिपोर्ट आती थी, कुछ सिपाहियों की ड्यूटी भी लगी थी, वो गुब्बारा बेकार की चीज हो गई थी। ईमेल का दौर आ गया था, इंटरनेट का दौर आ गया था, मगर वो रोज रिपोर्ट देते थे। आज पाकिस्तान की सीमा से कोई गुब्बारा नहीं आया। आप सोचिए, जो लोग इस कदर स्टेटस को इस थे कि जो चलता है वो चलने दो, वही परिवर्तन के विरुद्ध खड़े हैं। और देश परिवर्तन की दिशा में ऐसे आगे बढ़ रहा है, वो चले या न चले, देश ने आगे चलने का निर्णय ले लिया है। ये वो लोग हैं जो देश की एकता के हर सूत्र को रोकना चाहते थे। याद करिए, जीएसटी का विरोध किया था,
ये वन पावर ग्रिड जो हमारा पावर का आता है, इवन इस ढंग का पावर ग्रिड तो चाइना के पास भी नहीं, जो एक ग्रिड से पूरे देश को सप्लाई कर रहे हैं। ये उस चीज का भी विरोध करते थे। और इन लोगों के लिए तो टुकड़े टुकड़े में बचा हुआ देश ज्यादा अच्छा लगता है। याद करिए, ये क्या करते हैं, हिंदी और तमिल को लड़ाओ, हम क्या करते हैं, काशी तमिल संगम करके दिखाते। और वैसे तो यहां बहुत बड़े बड़े विद्वान आए होंगे, पर मैं बताना चाहता हूं कि तमिल संस्कृति का सबसे सम्मानित ग्रंथ थिरुक्कुरल माना जाता है। थिरुक्कुरल में 3 अध्याय हैं, 3 पार्ट्स, और 1330 उसके छंद या श्लोक जैसे कह सकते हैं। और वो जो 3 पार्ट है ना, उनके नाम जानते क्या है, अरम, परुल और काम। ये जानते क्या है, धर्म, अर्थ, काम। और एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, यानी जो सीधे एकता दिख रही है उसमें विभाजकता दिखाने का प्रयास करना। ये कहते हैं तमिल हिंदी में लड़ो, मराठी उत्तर भारतीय में लड़ो। देखा था तेलंगाना के लोगों ने कैसा बोला था, तेलंगाना के मिनिस्टर ने बिहार वालों के लिए, तमिलनाडु के मंत्री ने यूपी बिहार वालों के लिए क्या बोला था, उसमें लड़ो। फिर कर्नाटक के मंत्री ने क्या बोला था कि रेवेन्यू कलेक्शन साउथ से ज्यादा आता तो नॉर्थ को नहीं देना चाहिए। तो उससे पत्रकार ने पूछा कि आप अलग होने के, हाँ हम तो अलग होने के भी सोचेंगे, यानी उत्तर दक्षिण में लड़ जाओ। फिर क्या करो, अगड़े पिछड़े में लड़ो, फिर सामान्य और दलित में लड़ो, खूब लड़ो आपस में। और ये लोग लड़ाई यहां तक नहीं रोकते, फिर कहते हैं भाई तू घर में लड़, मां बाप से लड़ जाओ। हर बात के लिए कहो कि नहीं नहीं मेरा तो सेल्फ स्टीम ऐसा है, मेरे मां बाप कौन होते मुझे समझाने वाले। यही समझाया जाता है ना, मेरा भी तो अपना एक सेल्फ स्टीम है, ईगो है। पर वही व्यवस्था आपको क्या बताती है, बेटा जब नौकरी करने जाना तो देयर आर ओनली 2 लॉज। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रिफर टू रूल नंबर 1। यानी बॉस अगर डांट रहा हो तो दुम हिलाते रहना, कोई सेल्फ स्टीम और ईगो मत लाना। जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वो फटकार रहा हो तो भी दुम हिलाते रहना, कोई ईगो नहीं। मगर घर पे आना तो कहना अरे बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़ो, मेरे माँ बाप कौन होते मेरे को समझाने वाला, लड़ो। फिर भाई भाई लड़ो, फिर भाई बहन लड़ो, लड़ते रहो ऊपर से नीचे तक। ये वो लोग हैं जो इस देश को टुकड़े टुकड़े में ही देखना चाहते थे, और ये चाहते थे कि समाज भी टुकड़े टुकड़े में बटे। फिर 1 या 2 टुकड़ा लेकर कुछ कट्टरपंथी टुकड़े के साथ गठबंधन करके सत्ता के एक टुकड़े पे कब्जा कर लिया जाए और कुछ समय तक सत्ता के उस टुकड़े का आनंद लिया जाए। परंतु अफसोस क्या हो रहा है, अब उनके ये अरमान बहते हुए नजर आ रहे हैं। देश एक होता दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो कुंभ में दिख रहा हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से दिख रहा हो, तो ये उनके लिए चुनौती है। तो यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें एक मैंने ये पॉइंट क्यों कहा, चुनाव के दौरान ही एक दूसरे के विरुद्ध वैमनस्य पैदा करने का भी सबसे ज्यादा प्रयास किया जाता है, चाहे भाषा के नाम पे हो। अब आप देखिए तमिलनाडु की सरकार ने विरोध करना शुरू किया है, क्या इसमें कारण नहीं कि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है? वो कितने उसके लिए प्रतिबद्ध है और कितना वो राजनीति से प्रेरित है, बात समझ में आती है। उसी प्रकार वर्ग पे लड़ाना हो, जाति पे लड़ाना हो, भाषा पे लड़ाना हो, प्रांत पे लड़ाना हो, इस चीज की संभावनाएं भी कम होंगी। तो मैंने जो चौथा पॉइंट कहा था ना कि सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी ये उचित है, भाई एक बार चुनाव हो गया, अब 4.5 साल ईमानदारी से काम करो। मगर अगर अब आप देखिए दिल्ली का चुनाव था तो क्या बोले केजरीवाल जी कि हरियाणा ने जहर मिला दिया जमुना में। तो कुछ भी बोलने लगेंगे सिर्फ इसलिए कि वैमनस्य पैदा हो जाए दिल्ली और हरियाणा के बीच में। तो प्रांत के बीच में लड़ाई करवा दो, वर्ग के बीच में लड़ाई करवा दो, भाषाओं के बीच में लड़ाई करवा दो। अगर हमें इन चीजों को भी नियंत्रित करना है और स्वस्थ राजनीति की तरफ बढ़ना है तो उसके लिए भी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत आवश्यक है। 1 इलेक्शन होगा तो क्या होगा, संवैधानिक दृष्टि से सुगमता होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से दक्षता होगी, 1% से अधिक का हमारा जीडीपी में बचत होगा, 1% से अधिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई में हमारी बचत होगी। इसके साथ जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो भी थोड़ी कम होगी। विपक्ष के मुख्यमंत्री के साथ भी आप मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जाकर वहां प्रचार नहीं करना है एक दूसरे के खिलाफ हर 2 महीने के बाद जाके। और समाज के अंदर भी जो लोग लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं उनको भी, जिसे मैं ये कहूं कि चुनाव के समय थोड़ा सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है ना, ऐसा थोड़ी कहना चुनाव गलत है,
पर सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जरा सा भी आग लगाना बहुत आसान होता है, वो भी संभावना कम रहे। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि इस रूप में समझिए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन हमें क्या संदेश देता है कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता है। और मैं अंत में कहूंगा कि जितना भी विरोध करना है वो लोग विरोध कर लें, जितना भी उन लोगों को विश्वमन करना है विश्वमन कर लें, पर हमारे प्रधानमंत्री जी तो आपके इस काशी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो वो भगवान शंकर के उस स्वरूप से प्रेरणा लेते हैं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और यदि कोई भयभीत करना चाहे तो उन्होंने कहा मैं कल्याण भी करता हूं, दीन दुखी हूं पर मानव के मन में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं, शूल भरे कंटक पथ पर जीवन भर अभियान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और आगे जरूरत पड़ी तो प्रलयंकर हूं महाकाल मन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण। और अंत में मैं ये भी ऐड कर देना चाहता हूं कि वही लोग हैं जो इस एक देश को नहीं, तो इस देश की संस्कृति को समाप्त कर देना चाहते हैं, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। 1 मिनट का समय लेते हुए आपको पूरा सीक्वेंस बता देना चाहता हूं। आपको ध्यान हो पिछले 7-8 सालों से अमेरिका में एक रिपोर्ट निकलती थी, रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स, जो लगातार भारत के खिलाफ थी। अब जब से अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है तो ये समाज में आया है कि उसको जो पैसा जाता था उसमें जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से भी पैसा जाता था, और उसकी चीफ कोई लेफ्टिस्ट इंडियन ओरिजिन की ही लेडी थी। अब आइए उसके बाद एक हेनरी लुइस फाउंडेशन है, HENRYLUCE फाउंडेशन, उसने 4 मार्च 2020 को एक मीटिंग करके प्रस्ताव पारित किया कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को कैसे कंट्रोल, नहीं तो भीड़ हो जाएगी, और बाकायदा उसमें आया कि इसके लिए कास्ट का इश्यू उठाना है। हेनरी लुइस फाउंडेशन और एक फ्रेंच इंडोलॉजिस्ट है क्रिस्टोफर शेफलर, दोनों ने अपनी रिपोर्ट 2020 में दी, और 4 मार्च 2020 से पहले इन लोगों का कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए। फिर आगे बढ़े 2021 दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कॉन्फ्रेंस हुई, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी हिंदुत्व को वैश्विक स्तर पर ध्वस्त करना। अब आइए उसके बाद 2022 पहली कॉन्फ्रेंस हुई तमिलनाडु है, ये तो HIV है। उसके बाद 2024 आई है तो धर्म ग्रंथों को फाड़ना, रामचरितमानस को फाड़ना, तो बिहार के एक मंत्री साइनाइड बोलने लगे, वो कहने लगे कि साहब हिंदू धर्म ग्रंथ तो साइनाइड है, और खुद पता है 9वीं या 10वीं पास है, पता नहीं कब पढ़ लिए, कितना ज्ञान प्राप्त कर लिए कि सबकी समीक्षा कर लिए, परीक्षा दिए बगैर समीक्षा करके ज्ञान देने लगे। आप ये समझिए, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं एक लंबा षड्यंत्र है जो बहुत दूर से भारत की उस उभरती शक्ति को रोकना चाहता है, जो कोई दुनिया में नहीं चाहता कि भारत अब उस ढंग से उभरे। हमें अपनी शक्ति के बारे में कंफ्यूजन है, मगर दुनिया के दूसरे देशों को कंफ्यूजन नहीं है। हम हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूले हुए हैं, और जो जो वो शक्ति जागृत होने लगती है तो तमाम आसुरी शक्तियों को लगता है शक्ति जागृत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति जग गई तो कुछ न बचेंगे, तो कहते हैं सोते रहो सोते रहो सोते रहो। इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि भाई हिंदू जागा, वो जानते हैं कैसे जागा, अभी तक तो भाग ही रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी गए थे तो काबुल में एक मल्होत्रा जी की दुकान में जाके रहे थे ना उनके घर में, आज कोई मल्होत्रा जी बचे काबुल में? 1947 तक 1/3 आबादी थी काबुल में हिंदू और सिखों की, अफगानिस्तान से भागा। आप याद करिए, जो लोग बुजुर्ग हैं उन्हें याद होगा, हम लोग बचपन में खूब गाना सुना, मोरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। अरे रंगून में 1/3 हमारे बिजनेस पे 80% कब्जा था, वहां से भागा। फिर ढाका, रावलपिंडी, पेशावर से भागा, फिर इधर ढाका चटगांव से भागा, फिर कश्मीर से भागा,
भागता हुआ अच्छा लगता था, जागता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। वही शक्तियां आकर आज हमें रोकने का प्रयास कर रही हैं। परंतु मैं यह कह के बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम तो वो हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी आप सबने सुना होगा, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो कोई कितना भी कर ले, मोदी जी जिस दृढ़ता के साथ खड़े हैं वो समाप्त होने वाला नहीं है। उसी कविता की एक पंक्ति है, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको क्षणभरी छूकर। तब भैसे व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। और लास्ट में जो युवा पीढ़ी बैठी है उसके लिए मैं एक वाक्य और बोल देना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखना, इंडिया का वक्त आ गया है। जैसे हर आदमी की जिंदगी में एक दौर आता है अच्छा और बुरा, वैसे ही हर सभ्यता के लिए भी एक दौर आता है। एक दौर में हम दुनिया के पावर सेंटर थे, इंटेलेक्चुअल पावर सेंटर, मिलिट्री पावर सेंटर, इकोनॉमिक पावर सेंटर। आज से 2500 साल पहले हमारा पतन शुरू हुआ। जब पतन होना शुरू हुआ उसके बाद दुनिया का पावर सेंटर कहां बना? किंग डेरियस ऑफ पर्शिया यानी आज का ईरान। जब ईरान का पर्शियन एम्पायर डाउनफॉल हुआ तो मेसोपोटामियन एम्पायर यानी आज का इराक। जब मेसोपोटामियन एम्पायर डाउनफॉल हुआ तो टर्किश एम्पायर यानी आज का टर्की। उसके बाद रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल थी जो आज टर्की का इस्तांबुल है। उसके बाद आज का रोम, आज का इटली। जब उनका डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल स्पेन का जमाना, पुर्तगाल स्पेन का डाउनफॉल हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस का जमाना, ब्रिटिश एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिका का जमाना। अमेरिका में आज सबसे अधिक प्रॉस्परस कौन? वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आइए पिछले 60-70 साल में जापान का जमाना। फिर आइए पिछले 50-60 साल में टाइनी टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ। अब आइए पिछले 25 साल में चाइना। तो व्हाट नेक्स्ट? कॉन्फिडेंस रहिए। अब इंडिया तो हो गया, मगर इंडिया में वो लीड कौन करेगा? 1 जनवरी 1901 को 20वीं सदी का जो सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में अंग्रेज की सरकार। 1 जनवरी 1951 को इस पूरे देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। और 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण धरती में पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की। और 1 जनवरी 2025 को जब 25 साल पूरा होने के बाद सरकार बनी तो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा की। अर्थात 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है। भारत की भी है, भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए हमारे विरोधी कुछ भी सोच लें, वक्त हमारा आ गया है जिसे मैं कह सकता हूं कि भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार। और अब इसे कोई नहीं रोक सकता है। बस मैं युवा पीढ़ी से यह कहना चाहूंगा, हम दुनिया के आज बिगेस्ट कंट्री हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, चाइना से आगे हैं, पर हम यंगेस्ट कंट्री भी हैं। तो कहते हैं ना, वी आर द बिगेस्ट कंट्री एंड वी आर द यंगेस्ट कंट्री, बट दिस इज नॉट फुल ट्रूथ, दिस इज हाफ ट्रूथ। द फुल ट्रूथ इज वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसलिए एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है और एक स्वर्णिम भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस वर्तमान को समझकर चलिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत को कोई नहीं रोक सकता कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।